हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम सीडीपी के 10 और क्वेश्चंस। सीडीपी के 10 और क्वेश्चन की ये हमारी क्लास 4th रहने वाली है। इसको सीडीपी बूस्टर सीरीज का मैंने नाम दिया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये मतलब बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Who rejected the ideas of mind and consciousness as subject matter of psychology। तो किसने रिजेक्ट किया है आइडियाज ऑफ माइंड को, दिमाग के जो आइडियाज हैं, जो ब्रेन का जो है, और कॉन्शियसनेस जो चेतना है, उसको एज ए सब्जेक्ट मैटर रिजेक्ट किया है। किस साइकोलॉजिस्ट ने ये किया है? सैडलर ने किया है, वॉटसन ने किया है, जेम्स ने किया है या बुंट ने किया है? तो देखिए ये किया है आपका वॉटसन ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है, तो ये वॉटसन ने किया है। जबकि अगर बुंट की बात करें तो बुंट को तो आपको पता है, बुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है और इनको फाउंडर ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है। साइकोलॉजिकल जो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी रही थी उसके फाउंडर भी रहे हैं बुंट, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनेबल्स द टीचर टू। कि एक जो टीचर होता है उसको जब एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका ज्ञान होता है, तो उसको उससे क्या होता है? देखिए ऑप्शन बने, इवेल्युएट द पीपल्स बेटर, डिसिप्लिन द पीपल्स बेटर, अंडरस्टैंड द पीपल्स बेटर और टीच द करिकुलम बेटर। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर किसी टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का अच्छा नॉलेज होगा तो वो क्या करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा पीपल्स की साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा कि जो एक्चुअली में जो सक्सेस ऑफ एजुकेशन उस पे मानी जाती है कि एक टीचर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखता है लर्नर्स के, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज है वो टीचर को इनेबल करता है पीपल्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि वो उनको इफेक्टिवली इंस्ट्रक्ट कर सके क्लास के अंदर और उनको समझ भी सके कि उनकी समस्याएं क्या है और कौन सा मेथड वो यूज कर सके क्लास में उनको टीचिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा। तो मतलब उसको पता, उसको नॉलेज का यूज करता है वो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, और उसको चिल्ड्रन की एबिलिटीज का भी पता लगता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के जरिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 है, फैक्टर्स विच अफेक्ट अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। कि एक चिल्ड्रन की ग्रोथ और जो डेवलपमेंट रहती है, वृद्धि और जो विकास रहता है, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? हेरिडिटी है, एनवायरमेंट है, नीदर इनमें से कोई नहीं है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। किसी भी बच्चे की, चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों अफेक्ट करते हैं ये फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी एक ट्रांसमिशन है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं जीन्स के जरिए, और जो कि ये जो जीन्स होते हैं, जो हेरिडिटी होती है, इम्पैक्ट करती है हमारे सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमारे फिजिकल अपीयरेंस भी आ जाती है, हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर या कलर ऑफ द आई कह सकते हैं, टेक्सचर ऑफ द हेयर कह सकते हैं, इंटेलिजेंस और जो एप्टीट्यूड्स रहता है, और खासकर जो फिजिकल हेल्थ होती है हमारी, डिजीजेज एंड कंडीशंस जो रहती हैं जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी और जो शुगर वगैरह का रहता है, जेनेटिकल डिजीज रहती हैं, तो वो भी हेरिडिटिकली हमें मिलती है। तो हेरिडिटिकली हमें पॉजिटिव चीजें भी मिलती है, नेगेटिव चीजें भी जो पेरेंट्स होती है वो भी हमारे अंदर आ जाती है। और बात करें एनवायरनमेंट की, तो देखिए एनवायरनमेंट तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में और ग्रोथ दोनों में। जिसका जितना एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा उसके अंदर उतनी पॉजिटिविटी होती है, उसकी ग्रोथ उतने पॉजिटिव वे में होती है। ठीक है, और अगर सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, सोशल इंटरेक्शंस की बात करें, वो जितना ज्यादा बेहतर होता है तो व्यक्ति भी उतना ज्यादा ऊपर उठता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्तर भी ऊंचा उठ जाता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लोरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विच स्टेज? डैश स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, इन्फेंसी या एडोलसेंस। तो देखिए जो ये जो एक्सप्लोरेशन वाली रहता है ये अर्ली चाइल्डहुड में रहता है। अर्ली चाइल्डहुड रहता है आपका 2 to 6 ईयर्स की जो एज होती है इसमें ये रहता है, एक्सप्लोरेशन वाला अर्ली चाइल्डहुड में। और ग्रोथ जो क्या है, ग्रोथ क्या है कि फिजिकल डायमेंशन रहता है ग्रोथ का ड्यूरिंग जो पीरियड रहता है 2 to 6 ईयर्स का। इसमें जो है हमारी जब एज बढ़ती है तो हमारी फिजिकल ग्रोथ भी इसमें फास्ट होती है। चिल्ड्रन जो है वो एक मतलब एडल्ट की तरह बिहेव करना भी शुरू कर देता है, और जो ग्रोथ होती है वो लेग्स के जरिए ज्यादा होती है, मतलब हाइट, वेट ये ज्यादा जल्दी इसमें इंक्रीज
होना जाता है। और जो हेड की ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, ठीक है। मतलब जो माइंड की एबिलिटीज होती हैं वो कम ग्रो होती हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल एबिलिटीज। फिजिकल एबिलिटीज में ज्यादा ग्रो होती है। मेंटल एबिलिटीज भी ग्रो होती है, बट उसमें अभी अंडरस्टैंडिंग वाला जो टच होता है वो नहीं आया होता है। और चाइल्डहुड में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि वैरायटी ऑफ मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं हमारी। जैसे कि शुरू में क्या हम सेल्फ फीडिंग सीखते हैं, सेल्फ ड्रेसिंग सीखते हैं, बाथिंग, ब्रशिंग, प्लेइंग विद द टॉयज, यूज ऑफ पेंसिल्स, जंपिंग, रनिंग। मतलब इस एज में हम ये सारी चीजें सीखते हैं। एक परसेप्चुअल डेवलपमेंट हमारी यहाँ पे शुरू हो जाती है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इस स्टेज में फास्ट होती है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट रहती है इन्फेंसी के बाद से 2 से ये जो 6 साल का पीरियड रहता है, इसमें लैंग्वेज की जो लर्निंग एबिलिटीज रहती है वो बहुत फास्ट रहती है। वोकेबुलरी इंक्रीज होती है हमारी। मतलब इस एज में जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलता है उस तरह का हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल की जो डेवलपमेंट होती है वो हो जाती है, एज ऑफ 2 to 6। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू टीच ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे का, जो ऑटिज्म बीमारी है उससे संक्रमित बच्चे को टीच कर सकते हैं। पेक्स, ब्रेल, टेलर फ्रेम या नन ऑफ दीज। तो इसमें पेक्स के जरिए जो है हम उस बच्चे को टीच कर सकते हैं जो कि ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित है। जनरली ऑटिज्म है कि ऑटिज्म एक पीडीडी है, एक परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है इसको, ठीक है, ऑटिज्म को। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है हमारे ब्रेन का, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है हमारी अपेरेंट जो बॉडी रहती है उसके साथ। डेवलपमेंट डिसऑर्डर है तो हमारी जो बिहेवियर रहता है वो थोड़ा अलग होता है। हम लैंग्वेज को सही से परसेप्शन नहीं कर पाते हैं लैंग्वेज का। और जो मोटर डेवलपमेंट एबिलिटीज रहती हैं हमारी, और जो सोशल सिचुएशंस रहती है, स्किल्स रहती हैं, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं ऑटिज्म में। मतलब व्यक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट ज्यादा रहता है इसमें, ये जो ऑटिज्म होती है बीमारी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन डैश। किसमें हेल्पफुल है? मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवेल्युएशन या ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट में हमारी ये मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये जनरल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमारे सारे जो ऑल एस्पेक्ट्स हैं वो उनको ये इफेक्ट करती है और उनको इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होती है, उनके बढ़िया रास्ते में ले जाने में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हमें सेंस करना, परसीव करना, लर्निंग चीजों की, थिंकिंग कैसा संसार है उसके बारे में थिंकिंग कैसे रहेगी हमारी। तो हेल्थ साइकोलॉजी तो वो नहीं है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इनमें से जो रहेगी आपकी वो रहेगी, सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है सेंसिंग में, परसीविंग में, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड में। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के द्वारा जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो की जाती है। और ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग और थिंकिंग के जरिए जो पूरा वर्ल्ड है उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और वर्ल्ड का एक मिरर क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में कि दुनिया किस तरह की है, कैसे चलती है, कैसे काम करती है, मुझे इस दुनिया में कैसे एडजस्ट होना है। तो वो सारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है। तो जो विलहेल्म वुंट रहे थे उन्होंने मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो थी साइकोलॉजी की फील्ड में उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और वुंट ने ही आपको पता है सबसे पहले फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी बनाई थी। कहाँ पे? जर्मनी में बनाई थी। जो स्टेशन है जो प्लेस है उसका नाम है लिपजिग। जर्मनी में ये लेबोरेटरी इसने यहाँ पे बनाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइकोसोशल थ्योरी एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो साइकोसोशल थ्योरी रही है, जो मनोसामाजिक सिद्धांत रहा है, वो इनमें से किसके ऊपर ज्यादा इम्फेसाइज करता है, किसको ज्यादा इम्फेसाइज करता है? स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स को करता है, ऑफेलिक एंड लेटेंसी स्टेज को करता है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी स्टेज को करता है, या ऑपरेट कंडीशनिंग को करता है? देखिए साइकोसोशल थ्योरी जो है वो ज्यादा इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी को इनमें से करती है, क्योंकि बाकी उसका उस थ्योरी का भाग नहीं है। उस थ्योरी का हिस्सा सिर्फ पार्ट जो ऑप्शन 3 है वही है यहाँ पे, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। तो एक्चुअली ये थ्योरी रही है जो साइकोसोशल थ्योरी, ये एरिक एरिक्सन की रही है। एरिक एरिक्सन की ये
थ्योरी रही है, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बेस्ट नोन थ्योरीज में से है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को या साइको सोशल डेवलपमेंट से लेके। तो एरिक्सन ने इस थ्योरी में कुछ इम्पैक्ट्स बताए थे सोशल एक्सपीरियंसेस के, उनको उसने पूरे होल लाइफ स्पान में डिस्कस किया था, किस तरह से एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बच्चे की ग्रोथ होती है, वो क्या फील करता है, उसकी डेवलपमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसकी जो डेवलपमेंट रहती है उसको डिटरमाइन करते हैं इंटरेक्शंस के जरिए, उसकी बॉडी की इंटरेक्शन, उसका माइंड का इंटरेक्शन, उसका कल्चरल इंटरेक्शन कैसा है, उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, इन सब के जरिए जो है इसको करते हैं, ये इसमें कहा गया है। अगर बात करूं मैं इंडस्ट्री और इंफेरियोरिटी वाली एज की, तो ये लेटेंसी ईयर्स रहते हैं आपके 6 से 12 ईयर्स के बीच में ये होती है। अगर हम इस एज में बच्चे को प्रेज करते हैं, बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा प्रेज मिलती है, टीचर के द्वारा प्रेज मिलती है, तो उनके अंदर एक कॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है और उनको स्किल्स एक्वायर करने की उनकी इच्छा होती है। लेकिन अगर उनको टीचर्स के द्वारा प्रेज या पेरेंट्स के द्वारा प्रेज या कुछ नहीं मिलता है, कुछ पॉजिटिव गाइडेंस नहीं मिलती है, तो वो क्या रहता है कि उनमें इन्फीरियोरिटी आ जाती है, क्योंकि वो कुछ स्किल जो बच्चे आमतौर पे उस एज में एक्वायर करते हैं उनको एक्वायर नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद को पिछड़ा हुआ वहां पे पाते हैं। तो ये रहता है इसका इस एज में। बाकी हम अलग से थ्योरीज डिस्कस करेंगे, एरिक एरिक्सन की अलग से टॉपिक, अलग से वीडियो बनेगी एक ही थ्योरी के ऊपर, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन इज करेक्ट? Children are passive recipients of knowledge. Children are problem solvers. Children are scientific investigators. Children are active explorer of the environment. तो देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट रहेगी? तो चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपेंट्स ऑफ नॉलेज, तो ये तो कहीं से ऑप्शन इसमें नहीं लग रही है। ऑप्शन जो इसमें सही रहेगी वो रहेगी आपकी कि पैसिव रिसिपेंट, डिपेंड करता है मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर हम लेक्चर मेथड कर रहे हैं तो वो पैसिव रिसिपेंट से वो रहेगा ही रहेगा, ठीक हो जाएगा उस बेस पे। और चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, तो उनको कोई टास्क देंगे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते ही करते हैं। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, वो भी है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो इसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगी, बट बेसिकली चिल्ड्रन को अगर हम एक्टिव लर्नर में रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू पैसिव लर्नर्स। बट ये एक्टिव पैसिव लर्नर्स ये डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड में चिल्ड्रन पैसिव लर्नर्स ही रहते हैं, मतलब पैसिव रिसिपिएंट्स ही रहते हैं। तो वैसे चारों ऑप्शन यहाँ पे ठीक होंगे इसमें, अगर जनरल अप्रोच में देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट कंसीडर डिसिप्लिन टू बी, साइकोलॉजिस्ट डिसिप्लिन को क्या मानते हैं, हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? डूइंग द राइट थिंग ओनली व्हेन पनिश्ड, फॉलो द रूल्स ऑटोमेटिकली, स्टे वेल। देखिए इसमें रहेगा फॉलो द रूल्स ऑटोमेटिकली, कि बच्चा जो ऑटोमेटिकली रूल्स को फॉलो करता है, साइकोलॉजिस्ट ऐसा कंसीडर करते हैं डिसिप्लिन को। क्योंकि जैसा हम अपने आसपास देखेंगे, अपने ग्रुप को देखेंगे, अपनी क्लास को देखेंगे रूल को फॉलो करते हुए, तो हम एक जनरली एक रूल को फॉलो करने की टेंडेंसी रहती है। जो कि डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन एक एक्ट ऑफ फॉलोइंग द रूल्स है, जिसमें हम जो नॉर्म्स या जो रूल्स या जो एक्ट बनाए जाते हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उसको फॉलो किया जाता है। तो यूजुअली ये स्कूल वगैरह में एनफोर्स किए जाते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वहां पे इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो ये थे हमारे साइकोलॉजी के आज के 10 क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस भी किया। तो आपको ये, हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम सीडीपी के 10 और क्वेश्चंस। सीडीपी के 10 और क्वेश्चन की ये हमारी क्लास 4th रहने